हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं एक शानदार प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। हमारा चैनल है जहां हम आपके साथ डील कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी क्लास 11 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी यानी 4 कोर सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का कोर्स करेंगे हम यहाँ आपके साथ। क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और इस थर्मोडायनेमिक्स में हम बातें कर रहे हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों को आज डील करना है। फिलहाल हम आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस कर चुके हैं। सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि हमें जो काम करना है उसमें सबसे पहले हमें करना है प्रोसेस का नाम, कि कौन सा प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। उस प्रोसेस की क्या खास बात है, उस प्रोसेस की स्पेसिफिक कंडीशन उसकी खास बात है। उस स्पेसिफिक कंडीशन से रिलेटेड कोई ना कोई गैस लॉ होगा और गैस लॉ से जुड़ी कोई ना कोई गैस इक्वेशन होगी, और जहां कहीं भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है तो उसका कोई ना कोई ग्राफ है। और जब आपके पास ग्राफ मौजूद है तो आप पीवी ग्राफ से वर्क डन निकाल सकते हैं, एरिया अंडर ग्राफ, और उसके बाद आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस से भी डील कर सकते हैं। और रही सही कसर जो है वो और चीज और वो है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का सवाल जो है वो तो सब में पूछा जा सकता है, लेकिन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में कंपेयर करा के पूछा जाता है। तो ये सीक्वेंस है पढ़ने का, एंड बिलीव मी, अगर आपको ये सीक्वेंस किसी प्रोसेस के लिए आता है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे बच जाए। चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस से बच्चा शुरुआत करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहली चीज कि हमारे पास प्रोसेस का नाम मौजूद है। नाम मौजूद है तो नाम काफी कुछ सजेस्ट करता है कि हाँ प्रोसेस कैसा होने वाला है। 1 मिनट का मुझे समय दें, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो चुका है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले बच्चा इसकी लिखनी है हमें कंडीशन। तो हम क्या लिख रहे हैं? कंडीशन। कंडीशन को अगर आप बेटा गौर से देखोगे तो कंडीशन इसकी ये है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो कोई बच्चा इससे ये अंदाजा ना लगा ले कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा और नहीं घट रहा तो हीट नहीं ली दी जा रही। ये प्रोसेस अलाउ कर रहा है कि यू कैन एक्सचेंज हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट जितनी भी हीट एक्सचेंज कर दो उससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर टेम्परेचर का चेंज 0 है तो तुरंत ही कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि सर dt की वैल्यू आप जरूर 0 बता रहे हैं। तो जी हाँ, dt मतलब टेम्परेचर का चेंज, चाहे वो जितना भी इनफिनिटी से मिली स्मॉल हो, टेम्परेचर का चेंज आने वाला नहीं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमने एक कंडीशन लिख ली, कंडीशन के पास कोई ना कोई गैस का लॉ आएगा। लॉ जो होता है इसके लिए वो बॉयल्स लॉ है। हम गैस लॉस पढ़ चुके हैं, तो कौन सा लॉ भैया? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि उसकी कोई इक्वेशन देख लीजिए आप बेटा, आपको एक बार में रिकॉल होगा कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट बोला जाए आपके दिमाग में बॉयल्स लॉ चमकना चाहिए। स्पेसिफिक बात यह है कि ये सब लिखते समय हम ये रखेंगे कि जो भी टेम्परेचर पर गैस को रखा गया है उसके PVT में से T बदलना नहीं चाहिए, यानी टेम्परेचर की कंडीशंस में कोई चेंज ना हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये रहेगा बॉयल्स लॉ। अब बेटा जब तुम्हारे पास कोई एक गैस लॉ मौजूद है, उसकी इक्वेशन मौजूद है, तो इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ भी बनाना जानते हैं। तो ऊपर की तरफ हम बेटा प्रेशर और नीचे की तरफ हम वॉल्यूम लिख देते हैं। आप देखें इस ग्राफ में जैसे जैसे V को हम 0 कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आते ही प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा, और जैसे ही अगर हम वॉल्यूम को इनफाइनाइट रख दें तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होते ही आपको प्रेशर 0 दिखाई देगा। ग्राफ ऐसे शुरू होगा, और ये ग्राफ की जो शक्ल है इसका एक बहुत खूबसूरत सा नाम होता है, और वो है
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। और इसमें से अगर आप कहीं भी इस तरह का कुछ बनाए, इस तरह का कुछ बनाए, तो आपको दिखाई देगा कि सर हमने ये V1 से V2 का ग्राफ बनाया, और अगर V1 से V2 तक का ये एरिया निकालेंगे तो ये एरिया बेसिकली V1 से V2 तक के वॉल्यूम चेंज के लिए वर्क डन देगा। हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ प्रोवाइड्स द वर्क डन। तो ये सबसे बड़ी बात। अब इसमें अगर हम एरो बेटा ऐसे बना रहे हैं, देखना एरो इंपॉर्टेंट है। एरो अगर ऐसे एरो बनाया तो एक्चुअली हमने एक्सपेंशन शो किया। अगर एरो पीछे की तरफ बनाते तो हम इसमें कंप्रेशन शो कर रहे होते। ठीक है, अच्छा पीवी ग्राफ आपको पता चल गया, तुरंत ही आपके दिमाग में अब यहाँ से वर्क डन चमकना चाहिए कि सर पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। तो हम इसमें एक्सपेंशन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए केस कि वर्क डन क्या होगा DW। तो तुम तुरंत कहोगे कि सर PdV होता है। तो अगर कोई कहे कि टोटल वर्क डन सर कितना है, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ PdV, कहीं V इनिशियल से कहीं V फाइनल तक, ये इंटीग्रेट करना है। अब आइसोबारिक प्रोसेस होता तो प्रेशर कांस्टेंट होता, प्रेशर बाहर आ जाता, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेशर तो सर बाहर आ नहीं सकता। अब क्योंकि प्रेशर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ इंटीग्रेट होने से रहे। और जब दोनों एक साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते तो या तो तुम वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में लिखो या तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखो। तो दिमाग में तुरंत ये बात छपनी चाहिए कि जब आप अटक जाएं इसी कन्वर्जन में तो याद आनी चाहिए PV = nRT, याद आना चाहिए। इससे आप प्रेशर की वैल्यू लिखें बेटा, तो प्रेशर की जो वैल्यू है वो आएगी nRT/V वॉल्यूम। तो आप ये वैल्यू उठा करके ऊपर रख दीजिए। तो टोटल वर्क डन बेटा क्या बनेगा, गौर से देखना, इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। प्रेशर की जगह बेटा हम लिख रहे हैं nRT/V × dV। आप जानते हैं कि n और r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस ले रखा है, टेम्परेचर को खूब जम के कांस्टेंट बना रखा है, इस वजह से टेम्परेचर भी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो dV/V बन जाएगा किसी V इनिशियल से V फाइनल तक। हम काइनेमेटिक्स में और उसके बाद भी कई बार 1/x का इंटीग्रेशन करके आए, तो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि dx/x का जो बेटा इंटीग्रेशन बनता है वो बनता है ln x log x, जिसका बेस e हो, इसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में सिखाए हैं। तो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, 1/v का इंटीग्रेशन ln v बन जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन है बच्चा वो बनेगा nRT ln v, और ln v में जो लिमिट लगेगी v इनिशियल से v फाइनल तक, nRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, ये रहा। अब आप देखें क्या लिखेंगे, nRT और फिर log a। आप इसको देखो गौर से, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूला को देखते हुए। जब भी आपके पास log a माइनस log b लिखा होता है और दोनों के बेस सेम होते हैं, तो आप इसे log ऑफ a डिवाइडेड बाय b लिख देते हो। प्लस होता है तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हो। तो आप भी इसे फॉर्मूला बनाकर लिख दीजिए। अब आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके लिए, लिखा है बेटा nRT और v फाइनल को a बनाइए, v इनिशियल को b बनाइए, तो ये लिख गया बेटा क्या, ln v फाइनल डिवाइडेड बाय v इनिशियल। तो हमारे लिए टोटल वर्क डन जो निकल आया वो निकल कर आया nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल। ये बेटा वर्क डन है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कूल थर्मोडायनेमिक्स से सवाल बने तो ये मान लीजिए कि ये सवाल बनेगा ही बनेगा। टोटल वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पूछा ही जाता है, खूब जल्द पूछा जाता है। चलो एक चीज और देखते हैं। आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में एक और बात पता है, वो ये है कि P1 V1 = P2 V2। उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखना P इनिशियल V इनिशियल = P फाइनल V फाइनल। क्यों ना हम V फाइनल अपॉन V इनिशियल कर दें। तो आपके सामने वॉल्यूम का रेशियो तुमने किया, इसको इधर ले आए तो इसे इधर लाना पड़ेगा। तो
इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, ये बन जाएगा। देखो वॉल्यूम्स का रेशियो भी प्रेशर के रेशियो के बराबर है, लेकिन फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इज इनिशियल अपॉन फाइनल वॉल्यूम। तो आपको तुरंत ये बात समझ आनी चाहिए कि दिस वर्क डन इज नॉट ओनली इक्वल टू दिस nRT ln V final by V initial, it is exactly equal to nRT ln P, ये देखो V final अपॉन V initial, इधर देखो P initial अपॉन P final, हम यहाँ पे P initial अपॉन P final लिख देते हैं, और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के ही टर्म में हमें अपना सुंदर सा वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इसे आपको भूलना नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन थर्मोडायनामिक्स कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या है। सिंपल। आओ खेलते हैं, थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करने की इच्छा जताई जाए, तो जब आप बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओगे तो आप इसको कहोगे कि dq इक्वल टू du प्लस dw, यही तो कहने वाले, तो जवाब है हाँ, यही कहने वाले हैं। और जब तुम बेटा dq इक्वल टू du प्लस dw कहोगे तो गौर से देखो क्या करोगे। तुम सबसे पहले तो dq की बातें कर रहे होगे, फिर du की बातें कर रहे होगे, फिर dw की बातें कर रहे होगे। dw हम तुरंत लिख देते हैं कि nRT ln V final अपॉन V initial, ये हम अभी अभी निकाल कर आए हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की चर्चा का कोई विषय नहीं बचा है, छोड़ देते हैं। du की चर्चा करें, ये वैल्यू F/2 nR dt रहती है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से, और आप इसे nCV dt लिख सकते हो क्योंकि F/2 R CV की वैल्यू होती है। क्योंकि तुम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हो, इसलिए तुम ये पहले से ही एस्टैब्लिश कर रहे हो कि dt की वैल्यू 0 है, इस वजह से यहाँ का dt 0 होगा तो du 0 रह जाएगा। अगर du 0 रह गया तो तुमने तुरंत ये बात कह दी कि n आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए बेटा n आइसोथर्मल प्रोसेस, there is no change, there is no change in internal energy of the system. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा, और ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा, पूछा जाता है ये। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करो। तो dq की वैल्यू हुई बेटा क्या, du प्लस dw। तुम जानते हो कि du को तो तुमने ही 0 बना दिया, तो dq की वैल्यू क्या बनी बेटा, dw, और dw तो तुम जानते ही हो कि क्या है, nRT ln V final अपॉन V initial, यही तो है भैया dq। जवाब है dq तो यही है, ये रहा, एकदम आसान। तो जितना ज्यादा हीट है वो सारा का सारा क्या कर रहा होगा, वर्क डन। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बनाइए, क्या, all the heat provided to the system is used in work। जितना भी सिस्टम को हीट दिया गया वो सारा का सारा हीट वर्क डन कर रहा है, उससे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि जो हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं उसके दो टुकड़े होते हैं, वो दो हिस्सों में यूटिलाइज होता है, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, एक वर्क डन करने में। हालांकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जितनी भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट सिस्टम का वर्क डन करने में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। लेकिन एक बात और है, आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि लिखा हुआ है dq इक्वल टू dw, तो मैं यहाँ पे क्लॉज लगाता हूं कि if dq is पॉजिटिव तो आप कहोगे then dw is also पॉजिटिव। इसी तरह आप कहो if dq is negative then
dW is also नेगेटिव। क्या मतलब है इन बातों का, बहुत गौर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। dQ का पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि हीट जो है सिस्टम को दी गई है, इट इज गिवन टू सिस्टम। सिस्टम को जब हीट दी जाएगी तब हीट पॉजिटिव होगी, तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, और वर्क डन जब पॉजिटिव होता है तो सिस्टम एक्सपैंड होता है, गैस इज एक्सपैंडेड। यानी जब भी कभी गैस को आप हीट दोगे आइसोथर्मली तो वो एक्सपैंड करेगी। इसी तरह यहां देखो, अगर हीट निगेटिव है तो हम कहेंगे हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, हीट सिस्टम से बाहर गई। और अगर dW नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि गैस इज कंप्रेस्ड। गैस क्या हो गई, गैस हो गई बच्चा कंप्रेस्ड। यानी जब भी सिस्टम को हीट दोगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, जब सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ आपको ये भी बताना है। क्या बात है। अब जरा इसी में जरा पीवी ग्राफ पे चर्चा करो। पीवी ग्राफ पे चर्चा करते हैं, पी और ये वी। तो ग्राफ तो भाई ऐसे ही बन रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है तो कोई पॉइंट तुम चूज करो। ये मान लो इससे कह दिया कि ये कोई कंडीशन है पी वी की, यहाँ पे कुछ प्रेशर पी, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम वी। आप यहाँ पर एक टेंजेंट बेटा ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ये रहा आपका टेंजेंट। अब जब ये टेंजेंट तुमने बना लिया तो टेंजेंट से तुम पर्टिकुलर पॉइंट की स्लोप निकाल सकते हो। तो ये देखो, ये रही तुम्हारी एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस से हमारा जो स्लोप है या जो टेंजेंट है वो थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल का जो बच्चा tan थीटा है ये कहलाएगा कि स्लोप है। और स्लोप क्योंकि होती है dy/dx, यानी कि जो स्लोप होगी वो इस बार कहलाएगी dp/dv। हम चाहते हैं कि dp/dv दिखाई दे कि क्या है स्लोप। स्लोप पे चर्चा करनी है। तो स्लोप पे चर्चा कैसे हो सकती है मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, PV इक्वल टू nRT लिखा हुआ, PV इक्वल टू nRT। और ये कौन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में अंदाजा है तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो यहां तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, हम P को छोड़ेंगे, V को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस करेंगे, V को छोड़ेंगे और P को डिफरेंशिएट करेंगे। सामने NR कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt का डिफरेंशिएट, T का डिफरेंशिएशन dt, और तुम जानते हो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो dt का वैल्यू क्या हो गई, 0। तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया। तो इस वजह से तुमने क्या कहा, P dV इक्वल टू V dt बराबर क्या आ रहा है, 0। इसको उधर ले जाओ, तो P dV इक्वल टू माइनस V dP। क्लियर है मेरी बात, जवाब है ना। V को नीचे ले जाओ और dV को नीचे ले जाओ, तो तुम कह रहे हो P/V इक्वल टू dP/dV। बस इतना है कि माइनस बच्चा यहां रखना है, तो दिस इज माइनस साइन। अब ये बन गया, गौर से देखो। तो तुमने कहा कि dP/dV जो भी है ये चीज तो एक्चुअली स्लोप है, और स्लोप जो है वो माइनस P/V के बराबर है। इस प्रकार से आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ की स्लोप निकाल ली। ठीक है, पीवी ग्राफ की स्लोप निकल गई। अब देखो गौर से, यहां पर स्लोप तो पता चल गई, अच्छी बात है। स्लोप पता चलने पर यहां पर एक नया टॉपिक आता है बेटा, गौर से देखना। नया टॉपिक आएगा बल्क मॉडुलस। मैंने कहा था बल्क मॉडुलस जो है वो इन दो प्रोसेस में कंपेयर करने के लिए पेपर में आता है, तो बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, बल्क मॉडुलस बनाया गया। अब बल्क मॉडुलस कैसे निकालोगे, तो हम बताते हैं बल्क मॉडुलस चीज क्या है। बल्क मॉडुलस का मतलब होता है माइनस dP/dV/V। लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए तो यही है बल्क मॉडुलस। प्रेशर में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और माइनस साइन के साथ ये तमाशा है। अच्छा सा आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करो।
PV इक्वल टू nRT। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो P छोड़ा dV बचा प्लस V छोड़ा dP बचा इक्वल टू 0, क्योंकि nR कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो बेटा क्या बना हमारे पास P dV इक्वल टू माइनस V dP। V को नीचे ले जाओ, dV को इधर ले आओ, तो बनेगा बेटा P अपॉन V इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV। भाई साहब माइनस dP अपॉन dV की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई। एक काम करो, माइनस dP अपॉन dV इक्वल टू P बाय V लिखा है, इसमें से V को इधर ले आओ, तो लिखोगे माइनस V dP अपॉन dV इक्वल टू प्रेशर। इस V को अपॉन के अपॉन कर दो, क्या बुराई है? तो कोई बुराई नहीं। तुम लिखोगे dP अपॉन dV अपॉन V इक्वल टू प्रेशर। अरे बाय द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो इनफैक्ट बल्क मॉडुलस ही है और कुछ नहीं, तो ये चीज बल्क मॉडुलस है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो है वो प्रेशर के बराबर आ गई। तो तुरंत दिमाग में आया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का बल्क मॉडुलस गैस के पर्टिकुलर प्रेशर के बराबर होता है। तो तुरंत तुमने ये लिख लिया B आइसोथर्मल इक्वल टू प्रेशर के बराबर, बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल आसान, ठीक, बहुत बढ़िया। ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। जितनी बातें आप आइसोथर्मल प्रोसेस में किताबों को पलटते पलटते देखेंगे वो हम एक सीक्वेंस में खत्म कर लेते हैं, और अगर सीक्वेंस आपको याद है तो बिलीव मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी प्रोसेस में। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रोसेस कौन सा है हमारा? अगला प्रोसेस है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। इसकी कंडीशन की प्रूविंग कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसको डील नहीं करूंगा, हालांकि उसको करने में मजा बड़ा आता है, पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, उसको बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं उसमें। कोर्स में नहीं है, हम परेशान नहीं करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस, सबसे पहली चीज कि तुम्हें नाम सुनते ही क्या फील आ रहा है? तो फील तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। सबसे पहले कंडीशन की चर्चा कर लें कि किस कंडीशन के लिए एडियाबेटिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एडियाबेटिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है नो हीट एक्सचेंज के लिए, इंसुलेटर के लिए। किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। किसके बीच नहीं हुआ? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम dq लिख रहे हो तो वो क्या होगा? 0। ये रही मेरे बच्चे कंडीशन। कंडीशन पता चलते ही आपके पास कोई ना कोई लॉ आ जाता है। इसके लॉ के नाम पर आप लिखते हैं पॉइसन लॉ, और लॉ के सामने कोई इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के लिए आप लिखते हैं PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा बराबर है। और इसका एक और क्या मतलब है बेटा, वो भी समझ लो। इसका ये भी मतलब है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू गामा। जैसे आइसोथर्मल में 1/वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर कुछ पावर लग गई है गामा। अब प्रॉब्लम है कि सर ये गामा क्या चीज होती है? आपके दिमाग में तुरंत गामा की वैल्यू आनी चाहिए कि हाउ इट इज डिफाइंड। गामा इज डिफाइंड एज Cp अपॉन Cv। गामा को हम कहा करते हैं बेटा क्या? Cp अपॉन Cv कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन है गामा की। बाय डेफिनेशन गामा इज डिफाइंड लाइक दिस। तो सबसे पहले हम गामा पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एक नया टर्म इक्वेशन में आ गया है। तो देख लेते हैं गामा क्या चीज है। गामा की डेफिनेशन Cp अपॉन Cv हम लिख रहे हैं, और Cp को अगर याद करोगे तो लिखोगे बेटा क्या? F/2 + 1 × R। और Cv को अगर देखोगे तो क्या लिखोगे? F/2 × R। और जब तुम गामा को देखोगे तो गामा लिखा हुआ है Cp अपॉन Cv, यानी F/2 + 1 × R अपॉन F/2 R। R से R कैंसिल, एलसीएम ले लोगे बेटा तो बनेगा F+2 अपॉन 2 अपॉन F/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो गामा की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी F+2 अपॉन F। आप गौर से देखिए गामा की जो वैल्यू है Cp/Cv का रेशियो जो है वो टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, ना टेम्परेचर में, ना प्रेशर पे, ना किसी पे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिसिटी।
डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी। अच्छा सा, अब अगर मैं गामा निकालूं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, या गामा छोड़ देते हैं, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3। अगर मेरे पास डाई एटॉमिक गैस हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5। अगर मेरे पास ट्राई एटॉमिक गैस है तो मेरे पास दो केसेस हैं, एक है लीनियर का, एक है नॉन लीनियर का। ये हम कर चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले लेक्चर में, नहीं देखा तो देख लो। ट्राई एटॉमिक में लीनियर का 5 ही आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नॉन लीनियर का बेटा जो होता है वो 6 आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब गौर से देखना, मोनो में जब आप गामा की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे f+2/f, यानी कि 3+2 5/3। यहाँ डाई में गामा की वैल्यू निकालोगे तो f+2/f यानी 5+2 यानी 7/5। और लीनियर में देखोगे तो लीनियर का केस वही गामा का बन जाएगा, f+2/f, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो आंसर भी 7/5 आने वाला है। एंड गामा की वैल्यू जो होगी वो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए जब तुम देखोगे तो f की वैल्यू 6 बन जाएगी, और f की वैल्यू 6 बनते ही ये 6 2 8 बन जाएगा, 8/6 यानी कि 4/3। आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1.67 निकल के आएगी, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1.4 निकल के आएगी, ये भी 1.4 निकल के आएगी, और ये वैल्यू 1.33 निकल कर आएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए है वो ज्यादा है, गामा डाई एटॉमिक या ट्राई लीनियर के लिए एक जैसा है, और गामा ट्राई नॉन लीनियर के लिए सबसे छोटा है। ये भी पूछा जाता है पेपर में कि गामा की वैल्यू मोनो डाई और ट्राई में सबसे बड़ी किसके लिए और सबसे छोटी किसके लिए, और कितनी किसके लिए होती है, वैल्यू भी पूछी जाती है। तो Cp/Cv इज गामा एंड Pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन है, हमारा पॉइसन्स लॉ या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। जब ये बन गया तो ग्राफ बना लेना चाहिए। जब बेटा ग्राफ बनाओगे तो क्या बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे तो देखना है पॉजिटिव नंबर ही तो है गामा, बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पॉजिटिव नंबर ही है, तो ग्राफ वैसा ही बनेगा, बस थोड़ी ज्यादा स्लोप के साथ बनेगा और कुछ नहीं, क्योंकि पीवी की पावर गामा हो गई, वी की पावर गामा, और रेट ऑफ फॉल ज्यादा हो गया तो स्लोप ज्यादा हो जाएगी। एक्सपेंशन का ग्राफ में बेसिकली यहां बना रहा हूं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और इसके भी नीचे का एरिया जो होगा वो वर्क डन देने वाला है, तो ग्राफ तो बन गया। अब चर्चा किसकी करेंगे बेटा, वर्क डन की करेंगे। तो फाइंड वर्क डन। वर्क डन की डेरिवेशन करना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं पेपर में कई बार, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बच्चे झंझट में पड़ जाते हैं इसमें, तो झंझट में ना पड़े, वर्क डन अगर लिखेंगे तो आसान रहेगा। देखिए डेरिवेशन करेंगे तो नंबर नहीं कटते हैं। dw की जो वैल्यू है बेटा वो बन जाएगी आपके लिए इंटीग्रेशन p dv। तो जो टोटल वर्क डन बनेगा बेटा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ p dv, v इनिशियल से किसी v फाइनल तक। कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों हो सकते हैं, v इनिशियल v फाइनल से बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंप्रेशन का केस है या एक्सपेंशन का केस है। प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर भी बदल रहा है और वॉल्यूम भी बदल रहा है, दोनों वेरिएबल्स हैं, इसलिए प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम गैस का पॉइजन्स लॉ जानते हैं कि PV रेज़ टू गामा बराबर कांस्टेंट, यानी कि PV रेज़ टू गामा इज नथिंग बट सम K। तो प्रेशर इज K अपॉन V रेज़ टू गामा लिख सकते हैं। ये प्रेशर वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे बेटा क्या, WT इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम K अपॉन V रेज़ टू गामा इनटू dV, सम V इनिशियल सम V फाइनल। बच्चा K जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन में V रेज़ टू गामा ऊपर ले जाएंगे तो V रेज़ टू माइनस गामा बन जाएगा, V इनिशियल से V फाइनल। नाउ अगेन इंटीग्रेट। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे बेटा तो आपके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। ये आपको करना पड़ेगा। ये रहा V इनिशियल, रहा V फाइनल। आप इसे बेटा बाहर ले जाइए, तो आप इसे क्या लिख रहे हैं गौर से देखिएगा, K ऐसे ही रहा और नीचे लिखा क्या बेटा 1 माइनस गामा, और ऊपर क्या लिखा बहुत गौर से देखना, ऊपर लिखा V फाइनल की पावर 1 माइनस गामा माइनस V इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा, ये रहा। ठीक है, अब गौर से देखो
टोटल वर्क डन क्या लिख रहे हो? टोटल वर्क डन लिख रहे हो k अपॉन 1 माइनस गामा, और यहां लिख रहे हो v फाइनल की पावर 1 माइनस गामा माइनस ये v इनिशियल है, v इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा, ये बन गया भाई आपके पास वर्क डन। अब k क्या है वो प्रॉब्लमेटिक बात है, k का तो पहले नहीं पढ़ना, तो चलो यहीं से k की वैल्यू लिख ली जाए। देखना क्या है बेटा, यहां से देखना, मैं जानता हूं कि pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, तो p1 v1 की पावर गामा और p2 v2 की पावर गामा और कांस्टेंट सब एक ही तो बातें हैं, ये जो प्रोडक्ट है यही तो कांस्टेंट है, तो चाहे p1 v1 लिखो और चाहे p2 v2 लिखो, तो k का मल्टीप्लिकेशन करा दो बेटा अंदर, तो तुम k का मल्टीप्लिकेशन कराओगे अंदर तो लिखोगे 1 माइनस गामा, और फिर यहाँ लिखोगे बेटा k, और फिर यहाँ लिखोगे v फाइनल की पावर 1 माइनस गामा माइनस v इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा, और k तो यहाँ भी रहेगा। जहां जहां बेटा फाइनल लिखा हुआ है वहां वहां बेटा p फाइनल और v फाइनल की पावर गामा लगा दीजिए, यानी p फाइनल v फाइनल की पावर गामा इंटू v फाइनल की पावर 1 माइनस गामा, और यहां लगाइए बेटा p इनिशियल v इनिशियल की पावर गामा इंटू v इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा, ये रह गया। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यार तुम्हें एक चीज तो दिखाई दे ही रही है, गौर से देखना बच्चा, p फाइनल ऐसे ही रहा, v फाइनल ये तुम जोड़ना चाहोगे, हाँ जोड़ना तो चाहेंगे, जोड़ोगे तो क्या बनेगा गौर से देखना, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होगी 1 माइनस गामा, इसी प्रकार से p इनिशियल यहां रहेगा और v इनिशियल की जगह क्या लिखोगे गामा प्लस 1 माइनस गामा, आप गामा 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 काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा 1 माइनस गामा, और अंदर रहेगा बेटा p फाइनल v फाइनल पावर 1 बची माइनस p इनिशियल v इनिशियल पावर 1 बची। अब कई बच्चे इसमें बस इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि सर जो हमने किताब में फॉर्मूला पढ़ा है उसमें p इनिशियल v इनिशियल पहले दिया है और p फाइनल v फाइनल बाद में दिया है, पर फिर अगर किसी को इस बात की प्रॉब्लम है तो आपने किताब को ठीक से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा वो बताते हैं। टोटल वर्क डन देखो बेटा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इट बिकम्स गामा माइनस 1, जी हाँ गामा माइनस 1 बन गया, और जो माइनस इससे कॉमन लिया उसे अंदर भेज दो, तो जब तुम इसे अंदर भेजोगे तो ये बनेगा क्या p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल। सर ऐसा क्यों किया, तुम याद करो अभी तक गामा की वैल्यू जो 3 केसेस में हमने देखी उसमें हमेशा 1 से बड़ी आ रही है, पर यहाँ जब हम लिख रहे हैं तो 1 माइनस गामा लिख रहे हैं, और जब यहाँ 1 माइनस गामा लिख रहे हैं तो 1 में से 1 से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस से नेगेटिव आएगा, और वो जो नेगेटिव साइन है वो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियल पहले और फाइनल बाद में। इसलिए हम बातें हैं कि जब भी कभी फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो जो ये नीचे वाला डब्बा मैं बना रहा हूं आपके लिए, इस डब्बे के स्वरूप में लिखा जाता है, ये जो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूं, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा साहब ये फॉर्मूला है, जी हाँ। अब एक बात और देखना, तुम ये जानते हो कि PV इक्वल टू nRT होता है सर, जवाब है हाँ। तो अगर मैं P इनिशियल V इनिशियल लिखूंगा तो यहाँ T इनिशियल हो जाएगा, P फाइनल V फाइनल तो इक्वल टू nRT फाइनल हो जाएगा। तो यार ये टोटल वर्क डन का एक और फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन गामा माइनस 1, और P इनिशियल की जगह ये और P फाइनल की जगह ये, तो दोनों में से आप देखोगे nR कॉमन आ जाएगा और T इनिशियल माइनस T फाइनल बन जाएगा। ये रहा मेरे बच्चे वर्क डन, और अब इतना सारा वर्क डन का डेरिवेशन हमने कर डाला है, इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, पर फिलहाल आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है अच्छी बात है। वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन निकालने के बाद हमारे पास जो एजेंडा है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो मतलब हम दुनिया जीत सकते हैं। जैसे हमारे पास है dq इक्वल टू du प्लस dw, कॉमन सेंस है, आइडियबैटिक प्रोसेस है तो dq तो जीरो ही है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो dw निकल कर आ रहा है वो माइनस टाइम्स du के बराबर है। हाँ बात तो सही है, यानी जितना वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है उतना वर्क उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में आ रहा है।
all the work is used to change the internal energy of the system. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज करने में ये काम में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात। अब देखो क्या लिख सकते हो, dw इक्वल टू एन सी वी डी टी, क्योंकि डी यू की वैल्यू तो यही होती, माइनस लगा लो भाई, माइनस एन सी वी की जगह क्या लिखोगे एफ बाई टू आर, और डी टी की जगह क्या लिखोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यार माइनस को अंदर भेज दो तो क्या लिख रहे हो एन आर इंटू एफ बाई टू, और अंदर क्या आया टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। गौर से देखना बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ये डी डब्ल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? मेरे हिसाब से डी डब्ल्यू क्या निकला तो डब्ल्यू निकल गया, क्योंकि तुमने तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर ही लिया, तो ये टोटल वर्क डन बन गया सर। ठीक, अब टोटल वर्क डन तो सर हम लोगों ने गामा माइनस वन लिखा था, अरे गामा माइनस वन लिखा था, देख लेते हैं। तुम गामा को देखो बेटा गौर से, अगर तुम्हें गामा की कुछ कहानी याद है तो उसकी वैल्यू थी f प्लस टू अपॉन एफ, यही तो था कि कुछ और था? नहीं, कुछ और नहीं था। अगर कुछ और नहीं था तो एक काम करो बेटा कि सबसे पहले यहां लिखो बेटा गामा इंटू एफ इक्वल टू एफ प्लस टू। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। एक काम करो बेटा f को उधर भेज दो, जब तुम f को उधर भेजोगे तो तुम पाओगे कि गामा माइनस वन इंटू एफ इक्वल टू टू, यही तो बन रहा है, जवाब है हाँ। या डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब देखना गौर से, यहां मैं कह रहा हूं कि f अपॉन टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वन अपॉन गामा माइनस वन ही तो होता है, तो f अपॉन t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो टोटल वर्क डन जो आएगा वो आएगा एन आर अपॉन गामा माइनस वन, और यहां वर्क क्या आया t इनिशियल माइनस t फाइनल। जो डेरिवेशन हम बहुत लंबी चौड़ी करके आए हैं उससे अगर हम दो तीन लाइन में करना चाहें तो भी उसके लिए हमारे पास शुद्ध जुगाड़ मौजूद है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए और खेल करते जाइए। चलिए आगे देखें, हम लोग इसके बाद शायद स्लोप और बल्क मॉडुलस की बात किया करते थे। स्लोप की चर्चा करो। हम जानते हैं p v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखा गया है। अभी कांस्टेंट क्या है वो तेल लेने जाए, लेकिन है तो सही। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रेशर को छोड़ोगे और गामा बाहर आएगा, v की पावर गामा माइनस वन dv बचेगा। पहले v को x बनाकर डिफरेंशिएट किया, फिर dv बचा दिया। उसके बाद आप देखोगे कि v की पावर गामा बाहर रह जाएगा और dv डिफरेंशिएट होगा और सामने आएगा जीरो। अब dp को उधर ले जाओ तो तुम्हारे पास रहा p इंटू गामा इंटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन dv इक्वल टू माइनस वी रेस टू गामा इंटू dp। मैं चाहता हूं dp dv एक तरफ आ जाए, बाकी तमाशा एक तरफ जाए। तो गौर से देखो क्या लिखेंगे, dp अपॉन dv, ये dv dp के नहीं चलेगा, इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस वन अपॉन v की पावर गामा। बेस से में पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, गामा इंटू p, तो हम कहेंगे v की पावर गामा माइनस वन माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो लॉजिकली ये बन गया बेटा माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी dp बाय dv, और dp बाय dv तो स्लोप होता है, तो हम कहेंगे स्लोप। स्लोप का मतलब हुआ dp अपॉन dv, और dp अपॉन dv का मतलब हुआ माइनस गामा टाइम्स p बाय v। और ये स्लोप कौन सी है बेटा? ये स्लोप है एडियाबैटिक। अरे वाह, ये चीज तो हम लोगों ने भी आइसोथर्म में भी निकाली थी। तुरंत ही इसका कंपैरिजन कर देंगे, और कंपैरिजन करके क्या लिखेंगे गौर से देखना कि स्लोप आइसोथर्म, किसी आइसोथर्म की स्लोप क्या होती थी माइनस पी बाय वी, और एडियाबैटिक की क्या निकाली हमने माइनस गामा पी बाय वी। तो तुरंत तुमने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास स्लोप एडियाबैटिक की दी हो तो वो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्म की होगी, क्योंकि एडियाबैटिक में गामा का फैक्टर एक्स्ट्रा मिल रहा है। और आप इसे चाहें तो लाल पीले हरे नीले किसी से भी लिख लें। ये जो कंपैरिजन है स्लोप्स का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, और ये पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब यहीं से बच्चा आप चाहो
तो कहानी को उठाकर बल्क मॉडुलस की तरफ ले जा सकते हो। तुम जानते हो कि जो बल्क मॉडुलस है उस बल्क मॉडुलस की जगह तुम लिखा करते हो -dp/dv/v। ये अब यार मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस की कहानी तो मालूम ही है, और बल्क मॉडुलस में देखोगे तो क्या लिखोगे, यहां से देखना बेटा, तुम इतना जानते हो कि dp/dv, एक तो माइनस तुम्हारे पास नहीं तो इसको जंप मार के इधर ले आओ तो माइनस तुम्हारे पास आ जाएगा, और सामने लिखा हुआ है गामा p/v। इस v को अगर ऊपर ले गए तो क्या बना, गौर से देखना, dp/dv इंटू v इक्वल टू गामा टाइम्स p। v को नीचे ले आओ तो क्या बनेगा, dp/dv/v इक्वल टू गामा p। अरे वाह, ये तो बन गया ना बल्क मॉडुलस। तो ये चीज बन गई बल्क मॉडुलस, दिस बल्क मॉडुलस बिकम्स नथिंग बट गामा इनटू p। और आप ये जानते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस निकाला था, वो p के बराबर आया था, और अभी कितना आ रहा है, गामा p। तो तुरंत आप ये कहते हैं कि बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस का होता है गामा टाइम्स p, और बल्क मॉडुलस आइसोथर्म का होता है p। यानी कि बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस का गामा टाइम्स बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्म के हुआ करता है। ये रहा आपका एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस का कंपैरिजन। एक चीज बच रही है, वो क्या, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का टॉपिक खत्म करेंगे, थर्मोडायनामिक्स वहां हो जाएगी। आज इससे ज्यादा अब मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं, मच मोर देन सफिशिएंट हम कर चुके हैं, और इससे यहीं पर खत्म करना चाहिए। आज के लेक्चर को यहाँ हम खत्म कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमें देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, नाम है आरटी अकेडमी। आपको पूरे साल का कोर्स आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। जो यहाँ कराया जा रहा है उसके बाहर आपके पेपर में नहीं आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।